हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, सीपीयू शेड्यूलिंग के प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे कि जो हमारा एसजीएफ है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारा प्रोसेस सीपीयू पे कितना टाइम लेगा। और इसके लिए हमने कुछ मेथड डिस्कस किए थे जिसमें मैंने आपको स्टैटिक प्रिडिक्शन के बारे में बताया था, जिसमें हम प्रोसेस के टाइप, प्रोसेस के साइज को देखकर ये बता सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली वो कितना टाइम लेगा, लेकिन वो प्रिडिक्शन एक्यूरेट नहीं होती है। तो हमने कुछ डायनामिक मेथड्स बनाए हैं जिसमें हम प्रोसेस की हिस्ट्री को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि भाई वो कितना टाइम नेक्स्ट लेने वाला है सीपीयू पे। तो दोस्तों, ये जो डायनामिक टेक्निक्स है जिसमें हम प्रोसेस की हिस्ट्री देखकर ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट बर्स्ट जो है एक्सपेक्टेड है वो क्या होगा, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सिंपल एवरेजिंग और दूसरा है एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग। नो डाउट और भी टेक्निक्स बनाए गए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम ये दो टेक्निक्स को पढ़ेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सिंपल एवरेजिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखता होगा जिसमें मैंने एक प्रोसेस के फ्लो को दिखाया हुआ है। जब भी दोस्तों कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है तो हम उसके पूरे एग्जीक्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पार्ट जिसमें वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है, एक वो पार्ट जिसमें वो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो प्रोसेस है इनिशियली, यहाँ पर मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि प्रोसेस जो हमारा है वो सपोज P1 है और P1 इनिशियली सीपीयू पे T1 टाइम लेता है, फिर थोड़ी देर के लिए इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करने जाता है, फिर वो T2 टाइम लेता है सीपीयू के ऊपर। इस तरह अल्टरनेट आपको बर्स्ट दिख रहा है, राइट, कि पहले सीपीयू, फिर इनपुट आउटपुट बर्स्ट, फिर सीपीयू बर्स्ट। सीपीयू बर्स्ट मतलब सीपीयू पे रन होना, इनपुट आउटपुट बर्स्ट मतलब इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करना। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली में अगर हम एसजीएफ यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक प्रोसेस P1 है, दूसरा प्रोसेस P2 है, तो P1 इनिशियली कितना, ये P1 का फ्लो चार्ट है। ओके, तो P1 इनिशियली T1 टाइम लेता है, तो इनिशियल बर्स्ट जो P1 का है वो T1 है, और P2 का सपोज इनिशियल बर्स्ट कैपिटल T1 है। तो हमारा जो एसजीएफ है वो ये देखेगा कि भाई ये जो स्मॉल T1 है और ये कैपिटल T1 है, इसमें कौन छोटा है। जो छोटा होगा वो प्रोसेस को पहले सीपीयू के पास भेजेगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर तो यही प्रॉब्लम है ना कि हम ये स्मॉल T1 और कैपिटल T1 पता कैसे करेंगे बिना प्रोसेस को रन कराए। तो सिंपल एवरेजिंग मेथड क्या बोलता है कि अगर आपको ये पता करना है ना कि हमारा प्रोसेस जो है वो nth टाइम जब रन होने जा रहा है, जैसे ये देखो, ये फर्स्ट टाइम रन होने जा रहा है, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, वही सेम प्रोसेस। हाँ, मतलब क्योंकि आपको अगर एक बार यहाँ पर ये समझ में आ गया कि प्रोसेस पहले सीपीयू पे एग्जीक्यूट होता है, फिर इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के पास जाता है, फिर रेडी क्यू में आता है, फिर सीपीयू के पास जाता है, फिर यहाँ पर इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करने जाता है, फिर रेडी क्यू में आता है, मतलब नॉर्मल यही साइकिल होती है हर एक प्रोसेस की। दोस्तों इस पूरे साइकिल में हम लोग ये कहेंगे कि ये फर्स्ट सीपीयू बर्स्ट है, जब वो पहली बार रन होने के लिए आया था, जब वो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करके फिर से वापस लौट रहा है रेडी क्यू में, तो उसे अगर हम लोग फिर से शेड्यूल कर रहे हैं तो अब दोबारा जब वो टाइम लेगा सीपीयू पे तो उसे हम सेकंड बर्स्ट कहेंगे। वैसे ही nth बर्स्ट का क्या वैल्यू होगा ये हमें प्रिडिक्ट करना है, समझ गए। मतलब जब प्रोसेस हमारा nth टाइम रन होने जाएगा तो वो कितना टाइम लेने वाला है, इसे हमें प्रिडिक्ट करना है। तो सिंपल एवरेजिंग क्या कहता है कि आप इसके पहले के जो हिस्ट्री थे ना, मतलब जब प्रोसेस हमारा यहाँ पर n-1 टाइम्स रन हो चुका था, देखो अब nth आप बर्स्ट को प्रिडिक्ट कर रहे हो, मतलब जब वो nth बार रन होने जा रहा है तब आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि वो nth टाइम में nth बार जब रन होने जा रहा है तो कितना टाइम लेगा। तो आप क्या करोगे, वो अभी तक जितनी बार भी रन हो चुका है ना उसके टाइम को नोट करोगे। यानी जब वो फर्स्ट टाइम आया था तो कितना टाइम लिया था, जिसे मैं T1 कह रहा हूँ, सेकंड टाइम आया था तो कितना टाइम लिया था, जिसको मैं T2 कह रहा हूँ, फिर थर्ड टाइम आया था तो कितना लिया था, जिसे मैं T3 कह रहा हूँ, और ऐसे करते करते जब वो n-1 टाइम आया था तो वो कितना टाइम लिया था। तो सारे टाइम को आप सम कर दो और डिवाइड बाय कर दो टोटल अकरेंस। टोटल अकरेंस कितने दोस्तों, 1 से लेकर n-1 यानी n-1। तो ये फॉर्मूला होगी Tn इज इक्वल टू, देखो या n-1 डिवाइड में है तो 1/n-1 समेशन ऑफ ऑल ti वेयर i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और कब तक जा रहा है वो n-1 तक। तो ये दोस्तों प्रिडिक्शन की फॉर्मूला सिंपल एवरेजिंग के थ्रू। अब इसमें आप सोचोगे कि सर हमें ये तो समझ गया कि ये फॉर्मूला मतलब क्या बता रही है, लेकिन जब प्रोसेस पहली बार आएगा, जब फर्स्ट टाइम आएगा तो उसकी कोई हिस्ट्री तो रहेगी नहीं, तो वहां पर हम सिंपल एवरेजिंग कैसे लगाएंगे। ऑब्वियस लॉजिक का क्वेश्चन है ये। लेकिन दोस्तों जब कोई प्रोसेस फर्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ पर हम स्टैटिक मेथड यूज कर सकते हैं कि जब कोई प्रोसेस फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हम डायनामिक से तो यहाँ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये देख सकते हैं यार वो प्रोसेस का टाइप क्या है, वो इंटरएक्टिव है, बैकग्राउंड वाला है, ओएस वाला टाइप का है, उसका साइज क्या है। तो हम ऑलरेडी जो प्रीवियस प्रोसेस आ चुके हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर फास्ट में कोई इंटरएक्टिव प्रोसेस आया था और ये भी जो प्रोसेस आया हुआ ये भी इंटरएक्टिव है, तो हम देखेंगे कि पास्ट में कौन कौन से प्रोसेस इंटरएक्टिव आए थे जिनकी साइज ये करंट प्रोसेस के साइज के लगभग आसपास है, तो हम वहां से थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये भी कितना लगभग टाइम लेगा। तो इनिशियली हम स्टैटिक टेक्निक से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई बोले कि T3 की वैल्यू क्या होगी, T3 की वैल्यू क्या होगी, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होगा कि थर्ड टाइम आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो T3 का वैल्यू होगा इसके पहले उसने कितना टाइम लिया था, यानी T1 + T2 डिवाइड बाय 2। ओके, वैसे कोई मुझे बोले T2 की वैल्यू क्या होगी, तो T2 की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, इसके पहले कितनी बार रन हुआ था, यहाँ पर एक ही बार, तो हम कह सकते हैं कि ओनली 1 आएगा। ठीक है,
तो अगर मुझे कोई बोले T1 की वैल्यू क्या होगी, तो T1 दोस्तों फर्स्ट टाइम रन हो रहा है, तो पहली बार आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो पहले कुछ टाइम आपको रन करके देख लेना होगा, मतलब एक बार या 2 बार रन करा लो, फिर उसके बाद थर्ड टाइम से आप यहाँ पर सिंपल एवरेजिंग को अप्लाई करो, राइट। तो जो पहला और दूसरा वाला यहाँ पे अकरेंस है, जब प्रोसेस पहली और दूसरी बार रन कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हमें प्रिडिक्शन करना है तो हम स्टैटिक वे से कर सकते हैं, राइट। तो इनिशियल जो पहली वैल्यू है इसे कुछ प्रिडिक्ट कर लो T1 स्टैटिक टेक्निक का यूज करके, फिर T2 को आप इस फॉर्मूले का यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हो, फिर T3 को सेम फॉर्मूला, T4 वैसे आगे प्रिडिक्ट होते जाएगा। ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि हम प्रिडिक्शन कैसे कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको दोस्तों ये पूरी फॉर्मूला समझ गई अच्छे से कि कैसे ये अप्लाई होता है, तो आइए मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से आपको एनालाइज करके बताता हूँ कि ये फॉर्मूले का एक्चुअली में ड्रॉबैक क्या है। मतलब ये फॉर्मूले का नहीं, ये जो सिंपल एवरेजिंग मेथड है इसका ड्रॉबैक क्या है, जिसे हम इस फॉर्मूले के जरिए समझेंगे। कि यही फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और रीअरेंज करके आपको बताएंगे कि कैसे इस फॉर्मूले में क्या ड्रॉबैक है, यानी सिंपल एवरेजिंग जो टेक्निक है इसका ड्रॉबैक क्या है और फिर उसे कैसे रिमूव किया गया। सो दोस्तों यहाँ पर हम सिंपल एवरेजिंग मेथड को एनालाइज करें आगे, इसके पहले एक बार उसका फिर से हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स अ रनिंग एवरेज ऑफ ईच बर्स्ट फॉर ईच प्रोसेस। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग एवरेज को स्टोर करता है, लेकिन किसके रनिंग एवरेज को? हर एक प्रोसेस के हर एक बर्स्ट को, ईच बर्स्ट फॉर ईच प्रोसेस। मतलब जो हमारा प्रोसेस है उसने पहली बार सीपीयू पे, जब फर्स्ट टाइम सीपीयू पे गया तो उसका बर्स्ट टाइम था T1, सेकेंड टाइम गया तो T2, थर्ड टाइम गया तो T3। तो वो अभी तक जितनी बार भी जा चुका है, वो जितना भी उसने टाइम लिया उसका एवरेज। तो फिर से देखिए, पढ़िए से, रनिंग एवरेज ऑफ ईच बर्स्ट फॉर ईच प्रोसेस। समझे? हर एक प्रोसेस का जो हर एक बर्स्ट होगा उसका रनिंग एवरेज। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हमारा प्रोसेस 2 बार रन हो चुका है, सपोज उसने फर्स्ट टाइम T1 टाइम लिया, दूसरी बार T2 टाइम लिया, तो इनका एवरेज क्या होगा? T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2। तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करके रखेगा, और जब प्रोसेस थर्ड टाइम रन होने आएगा तो जो थर्ड बर्स्ट होगा, जिसे मैं कैपिटल T3 कहता हूं, उसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे प्रिडिक्ट करेगा? वो दोस्तों जो थर्ड वाला बर्स्ट होगा, इट इज एवरेज ऑफ दिस एक्चुअल बर्स्ट डिवाइड बाई 2। यहाँ पर मैं एक नोटेशन आपको बताना चाहूंगा। प्रीवियस में मैंने आपको बताया जो सिंबल मैंने यूज किया था, उस सिंबल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसे हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब nth टाइम की प्रिडिक्शन क्या होगी कि अभी तक प्रोसेस कितना मतलब कितना उसने एक्चुअल बर्स्ट लिया हुआ है, मतलब T1 प्लस T2 अप टू Tn-1, क्योंकि अब तक वो n-1 तक रन हो चुका है, डिवाइडेड बाय n-1। तो जो स्मॉल टी है ये एक्चुअल बर्स्ट है, मतलब उसने एक्चुअली कितना टाइम लिया था, और जो कैपिटल टी है ये प्रिडिक्टेड वन है। जैसे आपने प्रिडिक्ट किया कि इतना लेना चाहिए ऑन एवरेज, लेकिन वो एक्चुअली में उतना थोड़ी ना लेगा, तो एक्चुअल में जो जितना लेगा वो स्मॉल टी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो फॉर्मूला आपको बता रहे हैं यहाँ पर, कि अगर सपोज कोई प्रोसेस n बार रन हो चुका है और आप n+1 टाइम वाला प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो उसकी जो फॉर्मूला बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि कैपिटल T ऑफ n+1 इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n ti। तो यहाँ पर एक चीज बस ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल T ये प्रिडिक्शन है, एक्चुअल नहीं है, और स्मॉल टी जो है ये एक्चुअली में एक्चुअल जो सीपीयू पे टाइम लगा है वो है। अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में, तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, कि सपोज दोस्तों हमारे पास एक प्रोसेस है जो इनिशियली T1 जो टाइम ले रहा है वो 2 सेकेंड ले रहा है, और फिर T2 जो है वो 3 सेकेंड ले रहा है। तो हम जो थर्ड प्रिडिक्शन करेंगे उसे कैपिटल T3 से दिखाएंगे, और कैपिटल T3 होगा ये स्मॉल T1 एंड T2, मतलब एक्चुअल जो बर्स्ट था उसका सम डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर कितना मिलेगा हमें? 3 + 2 डिवाइड बाय 2 यानी 5/2 यानी 2.5 सेकेंड। तो ये प्रिडिक्शन है, लेकिन जब आपने प्रोसेस को रन कराया सही में, तो आपको एक्चुअल बर्स्ट पता चलेगा, जिसे मैं स्मॉल T3 से डिनोट करूंगा। तो आपने प्रिडिक्ट किया था 2.3, लेकिन रन कराने के बाद पता चला कि आपके प्रोसेस ने सिर्फ 2 सेकेंड लिया। ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन थी लेकिन लिया इतना। फिर अब जब आप फोर्थ टाइम प्रिडिक्ट करोगे कैपिटल T4, तो दोस्तों कैपिटल T4 का वैल्यू होगा अभी तक जो एक्चुअल वैल्यू लिया प्रोसेस ने, यानी स्मॉल T1 स्मॉल T2 स्मॉल T3, ये सारे का सम T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाय कितने टाइम आपने यहाँ पे ऐड किया? 3 बार, तो डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर 2 + 3 + 2 यानी 7 डिवाइड बाय 3 ये होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो जो कैपिटल T है ये बता रहा है कि हम इतना प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और जब रन कराएंगे तब हमें एक्चुअली में स्मॉल t पता चलेगा। ओके, सो दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला समझ गई है, तो अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और अच्छे से बताना चाहूंगा आपको। एक एक टर्म के मतलब को समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास है स्मॉल टी आई, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल टी आई दोस्तों इसके बारे में कहा जा रहा है प्रोसेसर एग्जीक्यूशन टाइम, यानी सीपीयू बर्स्ट फॉर द ith इंस्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस। मतलब जिस प्रोसेस का आप एक्चुअली में यहाँ पर निकाल रहे हो ना प्रिडिक्शन, उसके ith इंस्टेंस का सीपीयू एग्जीक्यूशन का टाइम। मतलब
यहाँ पर दोस्तों जब पहली बार कोई प्रोसेस सीपीयू के पास आया तो वो हुआ फर्स्ट इंस्टेंस। इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करने के बाद जब दूसरी बार सीपीयू के पास आया तो हो गया सेकेंड इंस्टेंस। फिर इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करने के बाद फिर से जब वो सीपीयू के पास थर्ड टाइम आया तो वो हुआ थर्ड इंस्टेंस, जिसे मैं T3 टाइम। फिर से एक बार बताता हूँ, देखो कोई प्रोसेस पहली बार सीपीयू के पास रन होने के लिए आया तो उसमें जो उसको टाइम लगेगा वो T1 है, तो मैं कहूंगा ये प्रोसेस के फर्स्ट इंस्टेंस का टाइम है सीपीयू एग्जीक्यूशन का, जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्रोसेसर एग्जीक्यूशन टाइम, ओके, या सीपीयू बर्स्ट कह लीजिए। तो अब जब प्रोसेस सपोज इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए चला जाता है तो वो ब्लॉक स्टेट में चला जाता है, ब्लॉक के बाद फिर से रेडी में आएगा। अब रेडी से जब उसको फिर से सीपीयू के पास लेकर जाओगे तो वहां पर जो एक्चुअल है वो टाइम लेगा, यानी अब प्रोसेस का सेकंड इंस्टेंस आ रहा है, फर्स्ट इंस्टेंस होके गया है, तो अब जो टाइम लगेगा उसे हम T2 कहेंगे। तो इन जनरल जो TI है वो क्या बता रहा है, प्रोसेसर एग्जीक्यूशन टाइम फॉर द ith इंस्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस, जिस प्रोसेस का आप प्रिडिक्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो TI एक्चुअल टाइम है और स्मॉल TI एक्चुअल टाइम है और कैपिटल TI जो दोस्तों है वो है प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर द ith इंस्टेंस, मतलब जब कोई सी प्रोसेस का ith इंस्टेंस रन होने जा रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा ये प्रिडिक्ट जो हम कर रहे हैं उसे हम कैपिटल यहाँ पर T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्मूले में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग n+1 प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो इट इज समेशन ऑफ TI फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to n, लेकिन इसी की जगह अगर मैं nth प्रिडिक्शन कर रहा हूं तो ये फॉर्मूले में चेंजेस क्या होगी, समेशन ऑफ TI फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to लेकर, क्योंकि nth प्रिडिक्शन कर रहा हूं तो अब तक रन कितनी बार हो चुके हैं, n-1 बार, इसलिए डिवाइड भी किससे करेंगे, n-1 से, राइट। तो अगर इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को थोड़ा सा आप एक्सपांड करोगे लाइक दिस, यहाँ पर मैं 1/n, तो ये जो समेशन TI है यहाँ पे i के लिए पहले 1 पुट करेंगे तो T1, फिर 2 पुट करेंगे तो T2, फिर 3 पुट करेंगे तो T3, और ऐसे करते करते लास्ट में Tn। तो अब Tn के पहले क्या रहेगा, Tn के पहले रहेगा दोस्तों Tn-1, राइट, और ये इस तरह चलेगा। अब मुझे बताइएगा ये जो आपको दिख रहा है ये, इसे मैं अगर अलग कर दूं कुछ इस तरह 1/n देन T1 प्लस T2 एंड अप टू Tn-1, और यहाँ पर दोस्तों ये जो 1/n है, ये जो 1/n था उसे मैं Tn को दे देता हूं, तो प्लस 1/n Tn, ओके। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 1/n है फर्स्ट वाला, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं बाहर, और मैं n-1 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोस्तों मैं n-1 एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि अब ये जो फॉर्मूला बनी, ये जो दिख रहा है आपको, इसे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n-1 TI, राइट। तो इतनी जो फॉर्मूला बनी ये एक्चुअली में क्या है, ये है कैपिटल Tn, और उसके बाद हमारे पास है 1/n Tn। तो अब दोस्तों इसे मैं कह सकता हूं यहां पर n-1 डिवाइड बाय n, देन ये पूरे को मैं कह सकता हूं कैपिटल Tn, कैपिटल T मतलब प्रिडिक्शन वाला है ना, nth प्रिडिक्शन जो था, प्लस 1/n स्मॉल Tn। तो ये था दोस्तों कैपिटल Tn+1। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन दोस्तों ये है कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं। यहां पर दोस्तों हमें जो फॉर्मूला मिली है ना, इसे थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं और फिर इस फॉर्मूले की में गड़बड़ी क्या है ये हम देखते हैं। तो कैपिटल Tn+1 इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास ये वाला टर्म है इसे मैं पहले लिखता हूं 1/n Tn प्लस उसके बाद ये वाला जो टर्म है इसमें n स्प्लिट कर देता हूं, यानी n जो है इस n को दूंगा तो 1 हो जाएगा, इस n को दूंगा तो वो -1/n हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1-1/n, राइट। देन उसके बाद कैपिटल Tn। तो इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो और देखो ये फॉर्मूला एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। अगर दोस्तों हम लोग इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो n+1 प्रिडिक्शन होगी इट इज इक्वल टू 1-1/n फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल Tn, यानी nth जो प्रिडिक्शन थी उसका हम लोग इतना फ्रैक्शन ले रहे हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, n+1 प्रिडिक्शन में हम लोग यहाँ निकालने के लिए जो इसके पहले वाला प्रिडिक्शन था उसका इतवा फ्रैक्शन ले रहे हैं, यानी 1-1/n फ्रैक्शन ले रहे हैं, और स्मॉल Tn यानी जो एक्चुअल बस्ट था उसका 1/n फ्रैक्शन ले रहे हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर करके देखते हैं कि सपोज n की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँ 4, तो यहाँ पर 4+1 कितना होगा 5, तो हमें पास मिलेगा T ऑफ 5 इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे n की जगह पुट कर रहे हैं 4, सो 4T4 प्लस 1-1/4 देन कैपिटल T4। तो दोस्तों फिफ्थ प्रिडिक्शन इज इक्वल टू 1-1/4, यानी 3/4 ऑफ फोर्थ प्रिडिक्शन प्लस 1/4 ऑफ टाइम्स ऑफ जो एक्चुअल फोर्थ बस्ट था। तो यहाँ पर जो स्मॉल T4 है ये एक्चुअल बस्ट जो सीपीयू पे लगा था वो है। ध्यान से सुनिएगा,
आपने फोर्थ टाइम प्रिडिक्ट किया कि कैपिटल T4 टाइम लगना चाहिए, लेकिन जब प्रोसेस को आपने रन कराया तो आपने ऑब्जर्व किया कि उसको स्मॉल T4 एक्चुअली में टाइम लग रहा है। तो जो एक्चुअल लगा उसका 1/4 ले रहे हो, और जो आपने प्रिडिक्ट किया था उसका आप क्या ले रहे हो, 3/4 ले रहे हो। यानी आप अपने प्रिडिक्शन का ज्यादा ले रहे हो और जो एक्चुअल लगा था उसका कम ले रहे हो। पहले तो आपने ये नोट कर लिया यहाँ पर। और दूसरी चीज आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे n की वैल्यू बहुत बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे दोस्तों ये 1/n जो है वो घटते जाएगा, राइट। तो क्या होगा, ये चीज घटते जाएगी और ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो जो सब्ट्रैक्ट हो रही है चीज अगर वो स्मॉल होते जाए तो ओवरऑल रिजल्ट बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप प्रीवियस प्रिडिक्शन से ज्यादा का ज्यादा फ्रैक्शन लोगे और जो एक्चुअल बस्ट था उसे कम लेते जाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ेगा 1/n छोटा होने वाला है, तो जो प्रीवियस टाइम एक्चुअल बस्ट लग रहा था ना उसका आप कम फ्रैक्शन ले रहे हो और जो आपकी प्रिडिक्शन थी उससे ज्यादा आप फ्रैक्शन ले रहे हो। आप समझ रहे हो? एक तो पहली बात यहां पर ये हो गई। और दूसरी चीज ये है कि आप कितना फ्रैक्शन लोगे, मतलब स्मॉल tn का कितना फ्रैक्शन लोगे और कैपिटल Tn का कितना फ्रैक्शन लोगे, इसे डिसाइड करने वाला क्या है, n है। मतलब वो प्रोसेस प्रीवियस टाइम कितनी बार आके जा चुका है, उसके इंस्टेंसेस कितने आ चुके हैं, ये डिसाइड करेगा कि कितने फ्रैक्शन हमें लेने हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये हमारे हाथ में हो जाए तो मतलब अगर यहाँ पर आप ये जो 1/n है, जो आप 1/n फ्रैक्शन ले रहे हो स्मॉल tn का और 1 - 1/n फ्रैक्शन ले रहे हो कैपिटल Tn का, जितना फ्रैक्शन ले रहे हो ये अगर हमारे हाथ में हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। उसे हम अपने ऑब्जर्वेशन से सेट कर सकते हैं कि कितना कितना लेने का है। तो बस दोस्तों यही कहलाता है एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताई ये है सिंपल एवरेजिंग के ही यहाँ मॉडिफाइड फॉर्मूला, जिसमें आपने देखा कि कितना फ्रैक्शन ले रहे हैं ये चीज फिक्स है। लेकिन अगर मैं इस 1/n को वेरिएबल बना दूं और उसे मैं नाम देता हूं अल्फा, तो इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा दोस्तों 1/n को अल्फा से, और अल्फा की वैल्यू हम सेट करेंगे हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से। आगे मैं बताऊंगा कैसे सेट करना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों अगर 1/n को अल्फा ले लिया तो यहाँ पर 1 - 1/n क्या हो जाएगा, 1 - अल्फा, राइट। क्योंकि 1/n जो है वो अल्फा है। इसलिए अब जो फॉर्मूला बनेगी वो किस तरह बनेगी, वो कुछ इस तरह की फॉर्मूला आपको दिखेगी कि कैपिटल Tn+1, याद रखिए कैपिटल T प्रिडिक्टेड टाइम बता रहा है। सो यहाँ पर हमें मिलेगा कैपिटल Tn+1 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ 1/n की जगह मैं कोई अल्फा कोफिशिएंट लिखूंगा, स्मॉल tn प्लस 1/अल्फा टाइम्स ऑफ कैपिटल Tn। दोस्तों ये जो फॉर्मूला बनी इसमें हम अल्फा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इस अल्फा को हम स्मूथिंग फैक्टर कहते हैं या वेटिंग फैक्टर कहते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर ये पूरा समझ गया है तो एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 1/n है इसे अगर मैं अंदर लेकर जाऊं तो आप देखोगे कि हमें मिलेगा 1/n T1 प्लस 1/n T2 प्लस 1/n T3 एंड सो ऑन अप टू 1/n Tn। यानी जो हमारा n+1 प्रिडिक्शन था वो हर एक बर्स्ट से, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, T1 T2 T3 ये सब एक्चुअल सीपीयू बर्स्ट है, मतलब एक्चुअली कितना टाइम लगा था। तो जो एक्चुअल टाइम लगा था ना उन सब का 1/n फ्रैक्शन ले रहा है। मतलब यही जो मैंने फॉर्मूला लिखी है ना इसी को आप देखो एक्चुअली में यहाँ इधर से ये बना, राइट। तो हम अगर एक्चुअल फॉर्मूला को कंसीडर करें तो एक और तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि जो कैपिटल Tn+1 है वो सारे एक्चुअल बर्स्ट का 1/n ले रहा है। लेकिन आपका लॉजिक तो ये कहता है ना यार कि जो आपकी प्रीवियस प्रिडिक्शन रहेगी उससे ज्यादा एक्यूरेट अभी करंट प्रिडिक्शन होगी। मतलब अगर मैं सपोज T4 को प्रिडिक्ट कर रहा हूं तो T4 की प्रिडिक्शन ज्यादा एक्यूरेटली आप किस बेसिस पे ले सकते हो, T3 एंड T2 के बेसिस पे। लेकिन जो आपका T1 रहेगा सबसे इनिशियल वाला वो उसमें ज्यादा एरर होगा। तो ये इसमें आप देख रहे हो यार ये 1/n सबसे 1/n ले रहा है, जबकि जो अभी रिसेंट बर्स्ट होगा यानी जो स्मॉल Tn होगा, स्मॉल Tn-1 होगा, उससे थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम थोड़ा सा ज्यादा फ्रैक्शन ले और प्रीवियस हिस्ट्री से थोड़ा कम फ्रैक्शन ले, तो हो सकता है कि हम ज्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाए। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हर एक प्रोसेस का जो बर्स्ट, हर एक जो प्रोसेस है हमारे पास उसका जो हर एक इंस्टेंस था उसने फर्स्ट टाइम सपोज T1 टाइम लिया, सेकेंड टाइम T2 टाइम लिया, तो हर एक टाइम से आप 1/n ले रहे हो यानी कांस्टेंट फ्रैक्शन ले रहे हो। तो इसी को दोस्तों हम जो एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग है उसमें वेरिएबल बना देते हैं। यानी ये 1/n है, ये सब हटकर सब जगह एक वेरिएबल पार्ट आ जाएगा, मतलब हर एक जो यहाँ कोफिशिएंट है वो अलग अलग होगा। अब वो क्या होगा आइए हम लोग एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग में समझते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग की जो फॉर्मूला होगी वो कुछ इस तरह की होगी, जिसमें हम 1/n और 1 - 1/n जो टर्म थे सिंपल एवरेजिंग में उसे रिप्लेस कर रहे हैं अल्फा और 1 - अल्फा से। सो ये जो आपको फॉर्मूला दिख रही है इसमें कैपिटल जो T है ये प्रिडिक्टेड टाइम है n+1 बर्स्ट का, और स्मॉल t क्या है, एक्चुअल टाइम है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल T है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर ith इंस्टेंस, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं।
अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है वेटिंग या स्मूथिंग फैक्टर। अब इसे स्मूथिंग फैक्टर क्यों कहते हैं थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ये जो पूरी की पूरी फॉर्मूला है इसे थोड़ा सा अगर हम अच्छे से समझे, सपोज यहाँ पर मैं n की जगह पुट करता हूँ 3, तो अगर इस फॉर्मूले में n की जगह मैं 3 पुट करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगा 4। सो T4 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स स्मॉल t3 प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स कैपिटल T3। अब दोस्तों कैपिटल T3 कैसे निकलेगा, कैपिटल T3 जो है वो थर्ड प्रिडिक्शन है। थर्ड प्रिडिक्शन के लिए दोस्तों आप इस फॉर्मूले में इस n की जगह 2 पुट करो तो 2 + 1 3 हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो मुझे मिलेगा T3 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स T2 प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स कैपिटल T2। तो ये पूरी फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो यही एक्सपांशन जो है दोस्तों कुछ इस तरह दिखेगा, अल्फा T3 प्लस 1 माइनस अल्फा, ये कैपिटल T3 की जगह हम लिख देंगे अल्फा T2 प्लस 1 माइनस अल्फा कैपिटल T2। अब यहाँ पर जो 1 माइनस अल्फा इसको हम अंदर लेकर जाते हैं और हमें मिलेगा अल्फा T3 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा T2 प्लस ये 1 माइनस अल्फा अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर कैपिटल T2। अब दोस्तों कैपिटल T2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस n की जगह आपको 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, राइट। तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है वो मिलेगा कुछ इस तरह। n के लिए हमें ओरिजिनल फॉर्मूले में 1 पुट कर रहे हैं, सो वी विल गेट कैपिटल T2 इज इक्वल टू अल्फा T1 प्लस 1 माइनस अल्फा कैपिटल T1। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ इस फॉर्मूले में तो हमें मिलेगा अल्फा T3 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा T2 प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। दोस्तों ये कैपिटल T2 की जगह अगर ये फॉर्मूला पुट करूँ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को अंदर लेकर जाऊँ तो हमें मिलेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा टाइम्स T1 प्लस 1 माइनस अल्फा का क्यूब कैपिटल T1, राइट। तो हमें ये पूरा एक्सप्रेशन मिलेगा। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, ये किसका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है T4 का। दोस्तों T4 के एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं स्मॉल ये जो T3 है जो थर्ड एक्चुअल बर्स्ट टाइम है उससे हम अल्फा फ्रैक्शन ले रहे हैं, फिर जो स्मॉल T2 है जो सेकेंड एक्चुअल बर्स्ट है उसे हम अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा फ्रैक्शन ले रहे हैं, और फिर उसके बाद जो हमारा T1 है उससे हम लोग 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू अल्फा इतना फ्रैक्शन ले रहे हैं। जबकि सिंपल एवरेजिंग में क्या था, हर एक स्मॉल t से आप 1/n ले रहे थे और यहाँ पे आप हर एक स्मॉल t से आप वेरिएबल फ्रैक्शन ले रहे हो। ये सबसे मेन पॉइंट आप नोट कीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू क्या होगी। सो दोस्तों अल्फा जो है ये एक्चुअली में लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, तो अल्फा को हम रखते हैं इन बिटवीन 0 एंड 1। देखो अगर आप अल्फा दोस्तों 0 कर दोगे तो आपको कैपिटल T ऑफ n + 1 इक्वल्स टू मिल जाएगा यहाँ पर कैपिटल Tn, यानी n + 1 प्रिडिक्शन प्रीवियस प्रिडिक्शन के इक्वल हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही गलत है, आप प्रीवियस प्रिडिक्शन के इक्वल ही नेक्स्ट प्रिडिक्शन ले रहे हो तो फायदा क्या हो रहा है, मतलब आप प्रीवियस जो यहाँ पर एक्चुअल बस्ट था उसे कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। जैसे अल्फा आप 0 लोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, मतलब स्मॉल Tn 0 हो जाएगा, मतलब आप एक्चुअल बस्ट से कुछ कंसीडर नहीं कर रहे हो। और अगर आप 1 लेते हो तो दोस्तों यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी आप प्रीवियस जो प्रिडिक्शन था उससे कोई फ्रैक्शन नहीं ले रहे हो, एकदम सिंपल। तो इसलिए जो अल्फा है ना तो 0 लेंगे ना तो 1 लेंगे, दोनों के बीच में रहेगा। अब दोनों के बीच में लोगे तो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए ये हम देखते हैं। तो आप अब धीरे धीरे समझोगे कि स्मूथिंग फैक्टर क्यों बोल रहे हैं, मतलब हम अल्फा ऐसा सेट करते हैं ताकि ये पूरा का पूरा जो प्रिडिक्शन का कंसेप्ट है वो सारे के सारे आपने अभी तक जो देखो यहाँ पर दोस्तों हम जब nth प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो अभी तक आपने जितने भी एक्चुअल बस्ट देखे और प्रिडिक्शन जो आपने प्रीवियस किया था उसमें से अच्छे अच्छे फ्रैक्शन को आप उठा सको, तो उसके लिए हम अल्फा को एक यहाँ पर बैलेंस सेट करते हैं। मतलब अल्फा ना तो बहुत कम होता है ना तो अल्फा बहुत ज्यादा होता है। तो इसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला समझ चुका है तो मैं T4 की फॉर्मूला जो है यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ये देख रहे हैं आप पूरी फॉर्मूला, ये पूरी फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। तो पूरी फॉर्मूला दोस्तों ये थी जो अभी हमने देखा, जिसमें मैंने T3 T2 T1 ये टर्म लिखे और लास्ट का टर्म आपको मालूम था क्या था, 1 माइनस अल्फा का क्यूब कैपिटल T1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने T3 T2 T1 ये जो दिखाया है ये एक्चुअल बस्ट है और कैपिटल T1 ये पहली बार जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो प्रिडिक्शन है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अल्फा की जगह ना 0.8 पुट करता हूँ। अगर मैं अल्फा की जगह 0.8 पुट करूँ तब देखिएगा क्या होगा, इस ऑब्जर्वेशन को देखिएगा। 0.8 पुट करने पे हमें कुछ इस तरह का यहाँ पर मिलेगा एक्सप्रेशन। इसमें एक और टर्म ऐड होगा जो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये लास्ट वाला, ठीक है। इसे मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, बिकॉज मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जो एक्चुअल बस्ट थे ना
उसके हम कितने फ्रैक्शन ले रहे हैं एक्चुअल बर्स्ट, मतलब जब आप फोर्थ वाला बर्स्ट प्रेडिक्ट कर रहे हो तो इसके पहले जो एक्चुअल बर्स्ट हो चुके हैं उससे हम कितना कितना फ्रैक्शन ले रहे हैं। ये आखिरी वाला पार्ट क्या होगा 1 माइनस अल्फा, यानी अल्फा के लिए 0.8 है तो 1 माइनस 0. यानी 0.2, तो 0.2 का क्यूब इनटू कैपिटल T1। तो यहाँ पर दोस्तों 0.2 का क्यूब अगर आप करोगे तो 2 का क्यूब 8 होता है और 8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, यानी 0.002 हो 0.008 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.008 टाइम्स कैपिटल T1। फिलहाल आप ये 3 पार्ट पे ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर मैं 0.8 लेता हूं तो आप देख सकते हो कि इसके पहले सीपीयू जो बर्स्ट था थर्ड टाइम, उसका मैं 0.8 यानी 80% ले रहा हूं। उसके दोस्तों जो हमारा सेकेंड एक्चुअल बर्स्ट था प्रोसेस का, उसका मैं यहां पर 0.16 यानी 16% ले रहा हूं। और जो हमारे पास फर्स्ट बर्स्ट था एक्चुअल बर्स्ट, उसका मैं यहाँ पर 3.2% ले रहा हूं। तो पहले तो आपको ये पूरा का पूरा इससे ये ऑब्जर्व करना है। अब दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया है तो देखिएगा, अगर आप अल्फा को 1 के करीब लेते हैं, यानी जैसे यहाँ पर मैं 0.8 ले आऊं और अगर मैं 0.9 लूं, तो आप देखोगे जो अभी रिसेंट बर्स्ट था ना एक्चुअल, उसका आप ज्यादा फ्रैक्शन ले रहे हो और पास्ट के जो थे उसका बहुत कम कम ले रहे हो। लेकिन अगर दोस्तों इसी की जगह मैं अल्फा सपोज 0.5 पुट करता हूं, तब देखिए क्या होगा। मतलब मैं 1 के करीब नहीं, 1 से पीछे जा रहा हूं। देखो 0.8 1 के करीब है, अब मैं थोड़ा सा पीछे आके 0.5 पुट करता हूं। तो अगर मैं 0. यहाँ पर दोस्तों 5 पुट करूं, यहाँ पर मैंने 0. अल्फा जो है मुझे 0.5 पुट करना है। ठीक है, सो दिस इज 0.5 नॉट 0.2। तो अगर हम अल्फा 0.5 पुट करें तो जो पहला वाला टर्म है दोस्तों क्या हो जाएगा 0.5 टाइम्स T3, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस 0.5 क्या होगा 0.5 होगा, तो 0.5 इंटू 0.5 यानी 0.25। याद रखिएगा यहाँ पर एक और टर्म था, वो क्या था 1 माइनस अल्फा का क्यूब कैपिटल T1। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर स्मॉल T1 पे ध्यान दे रहे हैं। वैसे दोस्तों अगर हम लोग इसकी बात करें तो 1 माइनस अल्फा में अल्फा की जगह 0.5 पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.5 यानी 0.5 का क्यूब, जो होगा 0.125 T1। और फिर लास्ट वाला जो टर्म होगा वो ये होगा, जिसमें 0.5 का क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर दोस्तों क्यूब होगा विच इज 0.125 अगेन। ठीक है, इंटू कैपिटल T1। तो देखो ये जो फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में आप ध्यान दो, यहाँ पर दोस्तों हम 50% जो थर्ड प्रिडिक्शन था उसका 50% जो हमारा दोस्तों थर्ड एक्चुअल बर्स्ट था, जो सीपीयू पे थर्ड टाइम जब प्रोसेस का इंस्टेंस आया था और रन हुआ था, तो जो एक्चुअल बर्स्ट था उसे हम 50% ले रहे हैं। इस केस में हम कितना ले रहे हैं 80%। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिएगा, यहाँ का तो आपको फर्स्ट पार्ट समझ गया, लेकिन जब आप 0.5 ले रहे हैं ना, मतलब जब आप अल्फा की वैल्यू 1 से थोड़ा सा दूर ले रहे हैं, इन बिटवीन ले रहे हैं 0 और 1, यहाँ पर ये बोलना ज्यादा सही होगा कि आप 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आगे के जो प्रिडिक्शन है ना उनका भी आप अच्छा खासा यहाँ पे परसेंटेज ले पा रहे हो। मतलब आगे का जो दोस्तों आप देखोगे कि जो T2 एक्चुअल यहाँ पर बर्स्ट था, सेकेंड टाइम जो एक्चुअल बर्स्ट था उसका 25% ले रहे हो, और फर्स्ट टाइम जो एक्चुअल बर्स्ट था उसको 12.5% ले रहे हो। जबकि इस केस में क्या हो रहा था, सेकेंड टाइम का 16% ले रहे थे और फर्स्ट टाइम का दोस्तों आप सिर्फ 3.2% ले पा रहे हो। मतलब अगर अल्फा आप 0 और 1 के बीच में कहीं रखते हो ना, तो आप प्रीवियस जो हिस्ट्री थे उसके भी अच्छे खासे फ्रैक्शन ले पा रहे हो। मतलब आपकी जो नेक्स्ट प्रिडिक्शन है वो सिर्फ अभी रिसेंट पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर रही है, वो प्रीवियस वालों के भी अच्छे खासे फ्रैक्शन ले रही है। अगर हम अल्फा 0.5 के करीब रखें, अगर हम अल्फा 1 के बहुत करीब रखते हैं तो रिसेंट जो सीपीयू बर्स्ट था एक्चुअल, उससे हम ज्यादा फ्रैक्शन ले रहे हैं, और जो पास्ट वाले बर्स्ट थे उससे हम थोड़ा कम कम फ्रैक्शन ले रहे हैं। तो अगर आपको बैलेंस करना है, मतलब प्रीवियस हिस्ट्री से भी अच्छा खासा फ्रैक्शन लेना है और जो रिसेंट एक्चुअल बर्स्ट है उससे भी अच्छा खासा फ्रैक्शन लेना है, तो दोस्तों हम अल्फा को 0 और 1 के बीच में रखेंगे या 0.5 के करीब रखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया कि अल्फा में कैसे सेट करना चाहिए। हाँ, वो सिनारियो पे डिपेंड हो सकता है, मतलब अगर ऐसा हो कि आपको अल्फा कैसे लेना है, मतलब प्रोसेस और जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसके ओवरऑल सिनारियो पे डिपेंड करेगा कि आपका पूरा सिस्टम किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल अगर आपका हाई कंप्यूटिंग सिस्टम है तो वहाँ पे अलग सिनारियो होगा, यूजर इंटरेक्टिव सिस्टम है तो वहाँ पे अलग सिनारियो होगा। हम उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में जिस टाइप के प्रोसेस रन हो रहे हैं वो एक्चुअली में किस टाइप की प्रिडिक्शन, जो भी वहाँ पे आप प्रिडिक्शन यूज कर रहे हो, तो वो प्रिडिक्शन में अल्फा आपको कैसे सेट करना है कि मतलब प्रीवियस हिस्ट्री से अच्छा खासा फ्रैक्शन लेना है या थोड़ा थोड़ा ही लेना है और रिसेंट वाले से ज्यादा लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम अल्फा सेट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अल्फा को हम स्मूथिंग फैक्टर क्यों कहते हैं। तो स्मूथिंग फैक्टर क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि अल्फा अगर आप बीच में ले रहे हो तो हर एक से वो अच्छा खासा फ्रैक्शन ले रहा है। ठीक है, तो वो बैलेंस कर रहा है एक्चुअली में आपके एक्सप्रेशन को कि जितने भी आपने प्रीवियस सीपीयू के एक्चुअल बर्स्ट देखे थे उनमें से आपको कितना कितना फ्रैक्शन लेने का है, ये एक्चुअली में अल्फा बता रहा है। तो अगर आप अल्फा बहुत बड़ा ले लोगे, जैसे अगर आप अभी 0.9 लेके देखो तो आपको इसका 90% मिल जाएगा और इसका बहुत कम कम परसेंट मिलेगा। ठीक है, और इन बिटवीन रखोगे तो इसका भी अच्छा खासा मिल गया और बाकी सबका भी अच्छा खासा यहाँ पे फ्रैक्शन मिल रहा है।
सो ये था दोस्तों हमारा एक्सपोनेंशियल प्रिडिक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिंपल एवरेजिंग का क्या ड्रॉबैक था। सिंपल एवरेजिंग क्या कर रहा था कि हर एक जो एक्चुअल बर्स्ट था उसका 1nth ले रहा था, और वहां पे वो जो 1/n था वो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि प्रोसेस कितनी बार पहले रन हो चुका है उसका इंस्टेंस, राइट। जबकि यहाँ पर हम अल्फा के हिसाब से खुद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें प्रीवियस जो एक्चुअल बर्स्ट है उसका कितना % लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। और ये जो अल्फा की वैल्यू है हम सिस्टम के हिसाब से सेट करेंगे कि किस टाइप के प्रोसेस आपके सिस्टम में रन हो रहे हैं। मतलब कंप्यूटर का मतलब यही थोड़ी ना होता कि जो घर में आप डेस्कटॉप लैपटॉप यूज करते हो, अगर कोई कंप्यूटर इसरो में यूज हो रहा है, DRDO में यूज हो रहा है, तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे अलग टाइप के प्रोसेस रन होते हैं। आपके घर में जो प्रोसेस रन हो रहे हैं उसमें यूजर इंटरएक्टिव टाइप के प्रोसेस ज्यादा रन हो रहे हैं, राइट। तो किसी कंप्यूटर में यूजर ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, वहाँ पे मेन ये होता है कि जो भी उसको जॉब दिया गया फटाफट कंप्लीट करे, तो वहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू अलग तरह से सेट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ टेक्निक्स है बस जो बनाए गए हैं, तो अब इस पे और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च चालू है कि कैसे एक्चुअल में और एक्यूरेसी से प्रिडिक्शन की जा सके। लेकिन मैंने आपको दोस्तों बताया कि जो एक्चुअल SGF का वर्किंग है ना, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम का जो एक्चुअल वर्किंग है, वहां पर जब हम प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो प्रिडिक्शन के बेसिस पे नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि वहां पे हम कैसे लेते हैं कि जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसमें एग्जीक्यूशन टाइम दिया रहेगा, और उसे देखकर आपको देखना है कि किसका छोटा है, उसे आप पहले लेकर जाओगे। जब हम SGF को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ना, तो हमें पहले से एग्जीक्यूशन टाइम नहीं पता रहेगा, तब हम इस तरह की प्रिडिक्शन का यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। सो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखते हैं। इसके पहले हम नेक्स्ट वीडियो में MID Pro ऐप पे इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी जो हमने अभी सीखा सिंपल एवरेजिंग और जो अभी हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग, इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें ताकि आपको अच्छे से खासे समझ जाए कि इसे अप्लाई कैसे किया जाता है। और फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को। बहुत बहुत धन्यवाद।